बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल 9th क्लास में फ़िज़िक्स की आज की क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से मुताल्लिक़ है। आपको मालूम है कि अब तक हमने जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी हैं वो 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं। एक मैटर पढ़ा है सॉलिड के एतबार से, एक लिक्विड और एक गैस के एतबार से। यानी अब तक जितनी भी मैटर की काइंड्स हमने पढ़ी वो 3 थी। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि एक चौथी फॉर्म भी मैटर की पाई जाती है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो सबसे पहले अपना थोड़ा सा एक होमवर्क रिकॉल कर लेते हैं जो अब तक आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स वो मैटर की वो काइंड है जो रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। रिजिड बॉडीज वो होती हैं जिनका वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है, चेंज नहीं हो सकता। वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी उसकी फिक्स होती है। दूसरी बात यह है कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, यानी वो इस तरह से जुड़े हुए, उनकी बाउंडिंग जो होती है वो बहुत टाइटली होती है, जिसकी वजह से वो अपनी शेप को बरकरार रखते हैं, अपने वॉल्यूम को बरकरार रखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान यानी उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत स्ट्रांग होती है। इसी तरीके से इसी वजह से उनकी चूँकि बाउंडिंग मजबूत होती है तो वो अपनी जगह से हट भी नहीं सकते, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। हाँ, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते रहते हैं या वहीं पर वाइब्रेट ज़रूर करते रहते हैं बाउंडिंग के साथ। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स हमारे पास वॉल्यूम तो फिक्स होता है उनका, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। जिस बर्तन में जिस वेसल में वो रखे जाते हैं उसी की शेप को अपनी शेप बना लेते हैं। इसके साथ साथ उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी वीक होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती जैसे कि सॉलिड्स में होती है। और इसी तरीके से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने हद के अंदर यानी अपने वॉल्यूम के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी इनकी ये भी होती है कि ये लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यही वजह है कि इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। गैसेस में हमारे पास क्या होता है कि इनका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता, बल्कि ये इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की वो इतनी वीक होती है, बल्कि नेग्लिजिबल होती है, कि वो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर जाते हैं और इसी वजह से उनके शेप भी डिफरेंट हो जाता है। इनका जहां जहां इनको जगह मिलती है वहां ये मूव कर जाते हैं। इसके अलावा जो चौथी एक काइंड है वो है प्लाज्मा। ये एक आयोनाइज्ड स्टेट होती है मैटर की। आयोनाइज्ड स्टेट होती है मैटर की। ये आयोनाइज्ड स्टेट जो है वो इस अंदाज की होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मैटर या कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस अपनी एक स्टेबल फॉर्म में होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है। और जब उसको आयोनाइज कर दिया जाता है, उसकी बॉन्डिंग को तोड़ दिया जाता है, तो वो फौरन स्टेबिलिटी की तरफ आने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो एक दरमियानी फॉर्म है जिसमें आपने बॉन्ड को तोड़ा और फिर उसके बाद वो वापस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है, तो ये दरमियानी जो एक स्टेज है ये आयोनाइज्ड स्टेट कहलाती है। इसी का नाम प्लाज्मा है। एनीवे, आज हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है इलास्टिसिटी। इससे पहले कि ये पता चले कि इलास्टिसिटी क्या होती है, हम सॉलिड की तरफ आ रहे हैं। सॉलिड मैटर में सॉलिड की तरफ आ रहे हैं। सॉलिड को लेके उससे इलास्टिसिटी को डिस्क्राइब करेंगे। हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया। ये स्प्रिंग अपनी एक नॉर्मल कंडीशन पर है, यानी इसका मतलब है कि इसको सिंपली जिस स्टेट में इसको नॉर्मली रखा जा सकता है, इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कहीं स्ट्रेचिंग नहीं है, कहीं कंप्रेशन नहीं है, इसको सिंपल अपनी ही शेप में यहां पे रखा हुआ है। अब हमने क्या किया कि इसके साथ एक वेट अटैच कर दिया।
वेट अटैच किया तो ये पोजीशन बी पर चला गया, यही स्प्रिंग ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चला गया। यानी अब ये स्ट्रेच होने के बाद क्योंकि वेट लटका हुआ है तो इसमें एक डिफॉर्मेशन आ जाती है, इसे डिफॉर्मेशन यहाँ पर पाई जाती है। यही वाला स्प्रिंग था, जब इसमें वेट लटका दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल पोजीशन थी, यहाँ तक ये खिंच के या स्ट्रेच हो के यहाँ तक पहुँच गया। तो ये जो पोर्शन हमारे पास आ रहा है लेंथ का इजाफा, दिस इज द डिफॉर्मेशन। अच्छा, जब हम इसके वेट को यहां से खत्म करेंगे, इसको हटा दें, तो क्या होगा, ये वापस अपनी इस पोजीशन पर आ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। आइए अब इस बात को यूं भी समझते हैं कि हमने स्टेज नंबर 1, पोजीशन नंबर ए हमारे पास थी जिसपे स्प्रिंग को हमने नॉर्मल रखा था, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई तो वो बी स्टेज पर यानी बी पोजीशन पर आ गया, ए से बी पर आ गया और उसमें एक स्ट्रेचिंग आ गई। ये स्ट्रेचिंग जो है उसकी लेंथ को बढ़ाने का सबब बन रही है। तो हमने ये देखा कि स्ट्रेच होने की वजह से इसमें एक डिफॉर्मेशन आ रही है। अब अगर हम इसको यहां से खत्म कर दें यानी फोर्स को रिमूव कर दें तो फिर क्या होगा, ये वापस अपनी ए पोजीशन पर चला जाता है। दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उसमें कोई डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है, ये डिफॉर्मेशन इस वजह से होती है कि उसमें कहीं स्ट्रेचिंग, किसी फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें एक स्ट्रेचिंग पैदा हो रही है और उस स्ट्रेचिंग को डिफॉर्मेशन कहा जाता है। अगर फोर्स को रिमूव कर दिया जाए और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर या अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाए तो ऐसी इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये बॉडी जो स्प्रिंग के तौर पे हमने यहाँ यूज की है, इसको इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। तो इलास्टिसिटी बज़ाहिर बहुत सिंपल सा एक रूल है, एक फिनोमिना है जो हम आम तौर पे सब जगह देखते हैं। आप रबर बैंड ले लीजिए, रबर बैंड को स्ट्रेच कर दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाएगा। तो जितना उसमें इजाफा हुआ ओरिजिनल लेंथ के अलावा, वो उसकी डिफॉर्मेशन कहलाती है। इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम यहां पर समझते हैं कि जब हमने स्प्रिंग पे यहां पे एक लोड यानी वेट लटका दिया था और इसमें एक डिफॉर्मेशन पैदा हो गई थी, तो आप ये देखिए कि एक एक्सटर्नल फोर्स थी जिसने इसको स्ट्रेच करके नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ये एक अप्लाइड फोर्स थी जो कि इस पोजीशन पर इस वक्त मौजूद है। अच्छा, एक बात और भी जहन में रखिएगा कि यहां से ये स्ट्रेच हुआ, यहां आके रुक गया, मजीद ये नीचे नहीं जा रहा। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। लेकिन किस बात की इक्विलिब्रियम? एक एक्सटर्नल फोर्स है जो यहां पर लग रही है, अप्लाइड फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस ने इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और एक इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है। इस स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो रही है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब है, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब है। इसका अंदाजा यूं भी हो सकता है कि आपने एक स्प्रिंग लिया, उसे स्ट्रेच करना शुरू कर दें आप, तो आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसको एक्सटर्नली, बाहर की जानिब, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि आपके हाथों के फिंगर टिप्स पर एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही है जो स्प्रिंग लगा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस तरफ एक फोर्स लग रही है। अगर इस तरफ से है, राइट हैंड साइड की तरफ से, या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, या दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से आपको एक फोर्स लगती हुई महसूस होगी। दिस इज द इंटरनल फोर्स। तो एक एक्सटर्नल फोर्स है, उसके अगेंस्ट एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। अब जब आपने इसको स्ट्रेच करके इसको बैलेंस कर दिया, रोक दिया, नाउ दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स और जो इंटरनल फोर्स है वो सेम हो जाती है, बराबर हो जाती है,
और हाँ, ये भी बात आपको बता दें, जिस तरह हमने यहाँ स्प्रिंग की एक एग्जांपल दी, बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेचिंग में भी आपके पास यही बात है कि आप एक फोर्स एक्सटर्नली लगा रहे हैं, उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हम यहां पर ये देखते हैं कि जब एक एक्सटर्नल फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स यहां पर लग रही है और उसके अगेंस्ट एक इंटरनल फोर्स भी यहां पर अप्लाई होती हुई नजर आ रही है, या यूं समझ लीजिए महसूस हो रही है, और उसने एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्रोड्यूस कर दी है। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे कि एक नई फिजिकल टर्म हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली द इंटरनल फोर्स of the body against the external force in an equilibrium condition. Stress is the internal force per unit area. Stress is called the force, internal force per unit area. इसको stress कहते हैं। और इसके साथ साथ जो यहां पर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने पोजीशन ए से ए पर जब एक फोर्स हमने लगा दी थी, ठीक है, और वो वहां पर एक स्ट्रेचिंग पैदा हो गई, तो ये जो डिफॉर्मेशन है इसको तो हम क्या कहेंगे? इसको तो हम कहेंगे स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन है। और स्ट्रेस कहां पर है? ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है जिसने इसको स्ट्रेच किया है, ये स्ट्रेस है हमारे पास। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक स्ट्रेस आ रहा है और एक स्ट्रेन आ रहा है। व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस बेसिकली इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इसी तरीके से इसका जो एसआई यूनिट है, क्योंकि एफ न्यूटन में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये इसका एसआई यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक स्केलर क्वांटिटी है ये। स्ट्रेन क्या चीज है? द रिलेटिव डिफॉर्मेशन। द रिलेटिव डिफॉर्मेशन। रिलेटिव डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि लेंथ में जो इजाफा हुआ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, द इंक्रीमेंट और द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, जितना इजाफा हुआ, ओरिजिनल लेंथ ये थी, पर यूनिट ये जो डिफॉर्मेशन हुई है वो ये हुई, तो ये डेल्टा एल हो गया, ये ओरिजिनल लेंथ ये आ गई, तो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है, इसलिए कि लेंथ को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन के बराबर हो जाता है। इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, इसलिए कि ऊपर भी लेंथ आ रही है, नीचे भी लेंथ आ रही है। जब यूनिट कट जाए और 1 बच जाए तो उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अजीज तलबा, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि मैटर्स हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं, और दूसरी बात हमने इलास्टिसिटी को पढ़ा। इसके साथ साथ हमने स्ट्रेस को भी डिस्कस किया, स्ट्रेन को भी डिस्कस किया। और हाँ, एक बात और बताते चले कि इन दोनों के दरमियान में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में एक रिलेशनशिप पाया जाता है, एक रिलेशनशिप पाया जाता है जिसे यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। ये यंग्स मॉडुलस क्या होता है? दिस इज द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। दिस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। इसको भी हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये क्या होता है। Young's modulus, what is this? This is the ratio between stress to the strain. ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर ये रेशियो है तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा? Y stands for the Young's modulus, capital Y. This is the ratio of stress, क्योंकि रेशियो है ना ये असल में, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। और स्ट्रेस हमारे पास किसके इक्वल है? हमने अभी फॉर्मूला F अपॉन ए यहां पर लिखा था, F अपॉन ए
डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा एल अपॉन एल। जब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय, जब कई डिविजन्स आ जाए तो उसको इससे हेल्प ले लें, हमें इससे हेल्प लेनी चाहिए, डेल्टा एल अपॉन एल। और जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन डेल्टा एल बना। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हमारे पास आएगी वो आएगी एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये हमारे पास y यानी यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ जाता है। इसका जब हम SI यूनिट निकालते हैं, इसका SI यूनिट निकालेंगे तो क्या बनेगा, F का न्यूटन, L का मीटर, लेंथ है ना ये हमारे पास, एरिया का मीटर स्क्वायर, डेल्टा एल फिर दोबारा मीटर। तो आपने देखा मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, क्या बचा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का यूनिट भी आ रहा था, ठीक है। हेंस SI यूनिट क्या बन गया हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने कई छोटी छोटी सी बातें नोट की, उसको डिस्कस किया और उसको समझने की कोशिश की। तो याद रखिएगा हमारे पास इलास्टिसिटी हर जगह पाई जाती है, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ स्प्रिंग में हो, कंक्रीट में भी इलास्टिसिटी होती है। कंक्रीट में किस तरह से होती है कि आपने देखा कि बाज़ जगहों पे ज़लज़ला प्रूफ इमारतें बनाई जाती हैं, तो उनकी असल में इलास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और उसके अंदर इतनी लचक होती है कि अगर कोई ज़लज़ला आए तो वो सिर्फ हिल जाएं और अपनी जगह से ब्रेकिंग पोजीशन पे ना आ सकें, बल्कि वो अपनी डिफॉर्मेशन तो हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए, लेकिन जब ये फोर्स ख़त्म हो जाए, ये फोर्स से मुराद अर्थक्वेक की फोर्स हो गई, जब ये ख़त्म हो जाए वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, क्योंकि हमने कहा ना कि फोर्स अगर रिमूव हो जाए और ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए तो इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इसी वजह से बाज़ इमारत में इमारतों में जो है वो इस तरह की इलास्टिसिटी बढ़ा दी जाती है। इसी तरह से जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। और इसी तरीके से इलास्टिसिटी का अपना एक लेवल भी है, इलास्टिसिटी का अपना एक लेवल भी है। अगर आप यहाँ पे देखें अपने बुक के पेज नंबर 153 पर अगर आप देखें तो आपको एक यंग्स मॉडुलस का इलास्टिक लिमिट का एक टेबल आपको नजर आ रहा है, जिसे 10.1 टेबल 10.1 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी और सबसे कम जो इलास्टिसिटी होती है वो आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम में जो इलास्टिक लिमिट है वो है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 8, ब्रास में 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8, कॉपर में 8 इंटू 10 टू द पावर 8, आयरन में 7.7 इंटू 10 टू द पावर 8, इसी तरीके से स्टील में 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8 और क्राउन ग्लास में 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ये इलास्टिक लिमिट आ रही है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से किसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो ज़्यादा हैं। यंग्स मॉडुलस में अगर आप देखें तो रबर, इसकी जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ रही है वो बहुत छोटी, बहुत लो आ रही है, 14.0 इंटू 10 टू द पावर 4। ये भी हम आपको बताते चलें कि रबर बैंड में इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, थोड़ी सी फोर्स लगा के वो टूट जाता है, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा। और लोहे में बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके उसका ब्रेकिंग पॉइंट आता है। चुनाचे जिस पे ज्यादा फोर्स लगाई जाए और फिर वो ब्रेक हो जाए उसके इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, और जिसमें थोड़ी सी ही फोर्स लगा के वो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाए उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। तो इंशाअल्लाह इसी चैप्टर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।